हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं टॉपिक फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की अगर हम मार्क्स की बात करें तो पूरा 15 मार्क्स का टॉपिक है। और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, ये नहीं कहूँगा कि मैं ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कोई 1 नंबर का, 2 नंबर का, 5 नंबर का, इस तरह से बन के आपके आ सकते हैं। इसलिए सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर लो। इसके वन शॉट देख के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो। इसके एमसीक्यू वाले वीडियो देखकर जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं इसके, वो सारे आप कर लो। और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम यहाँ पर करने वाले हैं, केस स्टडी भी मैंने आपको इन सब की ऑलरेडी करा रखी है। तो अगर आप ये सब वीडियोस देख लेते हैं, आपके सारे के सारा जो ये चैप्टर है अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो दो चैप्टर हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर हम टॉपिक्स की बात करें तो परपेचुटी, सिंकिंग फंड, ईएमआई, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न, उसमें इफेक्टिव और नॉमिनल दोनों आ जाता है, और सीएजीआर और डेप्रिसिएशन। तो ये सारा कुछ इसके अंदर आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ रुपीज 500। 500 की परपेचुटी है, पेबल एट द एंड ऑफ, एंड में पेमेंट हो रही है, ईच क्वार्टरली पेमेंट हो रही है, इफ द मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्वार्टरली काउंट हो रहा है, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट आप लेते हैं यहाँ पर, उसको आपको 8% नहीं लेना, 8/4 कर देना है। तो ये बनेगा आपके पास 2% क्वार्टरली। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पर एनम दिया हुआ है, उसको आपने क्वार्टरली में कन्वर्ट कर लिया। अब परपेचुटी यहाँ पर एट द एंड हो रही है, मतलब टाइप 1 परपेचुटी है, तो इसका फार्मूला रहता है R/I। तो R आपको दे ही रखा है इसने 500, और I आपके पास आ गया 2%। जो परसेंटेज का 100 है, नीचे लिखने के बजाय सीधा यहाँ ऊपर लिख दो आप, इससे कैंसिल करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 25,000। तो ये आपकी इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 500 की परपेचुटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुअल इनकम ऑफ रुपीज X एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ। एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ मतलब हाफ ईयरली इज रुपीज 40,000। अब यहां पर इसने आपको प्रेजेंट वैल्यू के बारे में ये बता रखा है कि प्रेजेंट वैल्यू जिसकी X रुपए की परपेचुटी है वो इतनी है। तो यानी P आपको इसमें यहां पर दिया हुआ है 40,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ मनी इज वर्थ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो I आपको दे रखा है 6%, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी आपके पास 3%। अब यहां पर पेमेंट देखो एट द एंड हो रही है, पेमेंट एट द एंड हो रही है, यानी ये भी टाइप 1 परपेचुटी है, P इक्वल्स टू R/I। तो P इसमें आपको दे रखा है 40,000, R आपको निकालना है, R की वैल्यू यहां पर X है, तो X लिखना आप, डिवाइडेड बाय 3%, तो 3, और 100 आप कर देना यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल, X की वैल्यू आ जाएगी 1200। तो ये आपके पास रुपीज़ में लिख देना। यूनिट आपको जरूर लिखनी है हर क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ यूनिट जरूरी है, यूनिट आपको एग्जाम में जरूर लिखनी है, ध्यान रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर कहता है कि एट वट रेट, अगर आपको रेट निकालना है तो तीन ही चीज़ होती हैं, या तो P निकालना होता है, या R निकालना होता है, या I निकालना होता है। तो यहाँ पर I हमें निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ रुपीज 500, ये आपके पास R दे दिया इसने, परपेचुटी दे दी। पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, और प्रेजेंट वैल्यू आपको ये दे दी। कुछ बच्चे कहते हैं सर प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी में कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या आपको दिया हुआ है। जब आपको दोनों अमाउंट दे रखे हैं तो इसमें छोटा अमाउंट है वो हमेशा R होगा, जो बड़ा अमाउंट है वो हमेशा P होगा। और जो हमें I निकालना है वो मान लिया हमने X% पर एनम है। ठीक है, X% पर एनम है, लेकिन एवरी 6 मंथ पर वहाँ पर जो इंटरेस्ट लग रहा है हर 6 महीने पर लग रहा है, मतलब हाफ ईयरली हो गया। तो हाफ ईयरली के लिए इसको हम ले लेंगे X/2%, यानी आप सीधा X/200 कह सकते हो। अब पेमेंट देखो कब हो रही है, एट द एंड हो रही है यहाँ भी, तो फार्मूला आपका यही रहेगा। तो P हमें दे रखा है यहाँ पर 10,000, R आपको दे रखा है 500, I हो गया X/200। तो यहाँ से 2 जीरो इसकी कैंसिल, 2 जीरो इसकी कैंसिल, X को इधर ले आते हैं, तो 5 2 10, यानी 10% पर एनम। हमेशा जो आप I निकालोगे या R निकालो, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो हमेशा यहाँ पर आपका पर एनम में ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आप I निकालते हो। ए कंपनी स्टैब्लिश सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ ₹1,00,000 डेप्ट मेच्योरिंग इन 4 ईयर। एक कंपनी है, उसको एक सिंकिंग फंड बनाना है ताकि वो अपना 1 लाख का जो कर्जा है उसको 4 साल के अंदर
फिनिश कर दे, ठीक है, खत्म कर दे अपना उधारी। कंट्रीब्यूशन टू द फंड आर टू बी मेड at the end of every year. Find the amount of each annual deposit if interest is 18% per annum. तो इंटरेस्ट अगर आपको 18% पर एनम दिया हुआ है तो कितना अमाउंट वो हर साल वो डिपॉजिट करे इस सिंकिंग फंड के अंदर। तो आपको यहाँ पर जो पैसा इकट्ठा करना है, जो उधारी चुकानी है, वो है 1 लाख की। इसके लिए आपने कहा कि टाइम हमारे पास 4 साल का है और इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उस पर 18%, मीन्स आ जाएगा आपके पास 0.18। ठीक है, यहाँ पर 100 की बजाय आप जिससे डेसिमल में लिखो, क्योंकि वैल्यूज़ आपको ऐसे ही दे रखी होंगी और जो वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर आएगी आई की और एन की, वो वैल्यू यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपने ठीक निकाला या फिर आपने कहीं पर गड़बड़ कर दी है। अब फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट का फार्मूला होता है आर इंटू में 1 प्लस में आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। तो आर आपको निकालना है तो आप सीधा या तो फार्मूले को पहले चेंज कर लो ऐसे, या डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल रहे। तो ए हमें दे रखा है 1 लाख, 1 लाख ही ना, ठीक है। और आई हमने निकाला 0.18, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 0.18 की पावर 4 माइनस 1। 18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो हटा देना बस, 18,000। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1.9388 माइनस 1 को इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 18,000 डिवाइडेड बाय 0.9388। अब यहाँ से इसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले आप यहाँ से एक तो डेसिमल हटा लो, और डेसिमल हटाकर आप इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर लो। जैसे 4 से कट जाएगा ये, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 तिये 12, फिर 1 बचेगा, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28। 4 से आप इसको काटोगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ठीक है। और 3 से देख लो अगर कटता है तो 7 4 11, 11 और 3 14 और 2 16, मतलब 3 से नहीं कटेगा, यानी आगे और तो ये कटेगा नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, आर आ जाएगा 4 5 6 जीरो लगा दो डिवाइडेड बाय 2 3 4 7। अब इससे जो आपका आंसर बनेगा इनको डिवाइड करने के बाद ये बन रहा है 19173.25। ये आपको यहाँ पर डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपको जो आंसर है कम से कम 2 डेसिमल प्लेस में आंसर आपको देना है, ठीक है। जो उससे ज़्यादा अगर वैल्यू आ रही होंगी तो उसको राउंड ऑफ करके आप 2 डेसिमल प्लेस में अपना आंसर दे देना। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहता है कि एक मशीन है जिसकी कॉस्टिंग 2 लाख रुपए की है और हैज़ इफेक्टिव लाइफ ऑफ 7 ईयर, और 7 साल की उसकी इफेक्टिव लाइफ है, एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज ₹30,000, और स्क्रैप वैल्यू उसकी 30,000 है। व्हाट अमाउंट शुड द कंपनी पुट इनटू ए सिंकिंग फंड अर्निंग 5% पर एनम सो दैट इट कैन रिप्लेस द मशीन आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ। अब हमें क्या करना है, 7 साल तक मशीन को यूज़ करना है और उसके बाद 7 साल के बाद हमें पता है कि मशीन ज़्यादा कुछ काम की रहेगी नहीं, पुरानी हो जाएगी, इतना सारा प्रोडक्शन हमारा नहीं हो पाएगा, तो हमें मशीन बदलनी पड़ेगी। अब मशीन बदलने का हम प्लान करते हैं, लेकिन ये मान के चलते हैं कि न्यू मशीन विल कॉस्ट ₹3 लाख आफ्टर 7 ईयर, कि जब नई मशीन आप 7 साल बाद लेने जाओगे तो उसकी कीमत 2 लाख नहीं रहेगी, वो बढ़ जाएगी, और बढ़ने पर कितनी हो जाएगी, 3 लाख के आसपास उसकी कीमत हो जाएगी। यानी जो पैसा आपको मशीन के लिए चाहिएगा वो कितना होगा, आपको मशीन के लिए 7 साल बाद आपको खरीदनी है तो मशीन की कीमत है 3 लाख, ठीक है। इतने की मशीन आपको मिलेगी, लेकिन यहां पर एक चीज और दे रखी है, जो मशीन आपने ऑलरेडी खरीदी हुई थी पुरानी मशीन, जब आप उसे 7 साल बाद बेचोगे तो वो आपको 30,000 रुपए में बिकेगी, यानी उसकी स्क्रैप वैल्यू 30,000 है। तो वो जो 30,000 है एक तरह से आपके पास ऑलरेडी जमा ही है, ठीक है, मशीन की फॉर्म में वो ऑलरेडी जमा है, तो वो आपको इकट्ठा नहीं करना। तो इस 3 लाख में से आपको 30,000 रुपये जो मशीन के हैं वो माइनस कर देने हैं, तो अमाउंट बनेगा यहाँ पर जो आपको इकट्ठा करना है 2,70,000। इतना पैसा हमें इकट्ठा करना है। अब इसके लिए टाइम हमारे पास 7 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, यानी 0.05। अब पेमेंट यहाँ भी ईयरली हो रही है, अगर कहीं हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है तो फिर वही काम करना है हमें, क्वार्टरली होगा तो 4 से डिवाइड कर देना है, हाफ ईयरली होगा तो 2 से डिवाइड कर देना है। अब सेम आपको यहाँ से आर निकालना है, तो फार्मूला हमने जो पीछे बनाया था वही लिख दिया, ए इंटू में आई 1 प्लस में आई की पावर n माइनस 1। ए है हमारे पास 2,70,000
और आई है 0.05, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 0.05 की पावर 7 -1। 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, डेसिमल वेसिमल कुछ नहीं है। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 3 13 और 2 जीरो आप यहाँ से हटा दो। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.407 -1। इसमें से माइनस करेंगे हमें से, तो 13500 डिवाइडेड बाय 0.407 आ जाएगा, 0.407। अब यहाँ पर 13500 को डिवाइड करेंगे, यहाँ से डेसिमल हटा के 3 जीरो और लगा देते हैं। अब यहाँ से ये मेरे ख्याल कटेगा तो है नहीं, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पर जो भी बचेगा आपके पास वो इसका आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं इसको एक बार। आपको एग्जाम में बट डिवाइड करने में टाइम लगेगा, जिसलिए प्रैक्टिस में जितना हो सकता है कि आप मैनुअली कैलकुलेशन करो, ताकि आप जल्दी जल्दी उसको डिवाइड कर सको। डिवाइडेड बाय 407, तो ये बन रहा है 33169 रुपीज़, 33169.53। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जो पीछे हमने किया था उसको भी चेक कर लेते हैं वह डिवाइड करके। तो यहाँ पर था हमारे पास 4 5 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 2 3 4 7 19173 पॉइंट, यहाँ पर 41 आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लेना। ये लॉग वैल्यूज़ के आंसर है, लॉग वैल्यू से अगर आंसर करते हैं। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर लॉग वैल्यू से निकाल दें। आप बिल्कुल निकाल सकते हो, अगर आपको लॉग वैल्यूज़ एग्जाम में प्रोवाइड कर दें तो आप निकाल सकते हो, और उससे जो आंसर है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर आता है और लॉग वैल्यूज़ आप यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा वो। लेकिन जब आपको यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी हो तो आपको इन्हीं वैल्यूज़ को ही सॉल्व करना है, फिर आपको लॉग वैल्यूज़ यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि आंसर फिर इसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये चीज़ एग्जाम में ध्यान रखना, कहीं आप गड़बड़ कर दो। और लॉग वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, लॉग टेबल आपको मिलेगी नहीं। अगर आपको नीड है तो आप डिमांड कर सकते हो। ठीक है, आप स्ट्रांगली डिमांड कर सकते हो एग्जाम हॉल में कि आपको लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको देनी पड़ेगी स्कूल को। तो एक क्वेश्चन और है जिसमें अब हम ए निकालेंगे। अभी तक दोनों क्वेश्चन किए थे, इसमें हमने आर निकाला था। अब ए निकालने वाले क्वेश्चन में क्या होगा, कहता है कि कंपनी सेट असाइड ए सम ऑफ ₹1000 at the end of each year in a sinking fund so that the end of 10 years it would amount to be a balance sufficient to replace the machinery। तो कंपनी कहती है कि भाई हम हर साल के एंड में 1000 रुपये निकाल के रखेंगे, यानी आर आपको दे दिया इसने 1000, और ऐसा हम 10 साल तक करेंगे, ताकि हमारे पास एक फंड ऐसा इकट्ठा हो जाए कि हम नई मशीनरी लेकर आ सकें। एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ मशीनरी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर, और ये मान के चलते हैं कि मशीन की जो कीमत आज थी वही कीमत आज से 10 साल बाद भी रहेगी, ऐसा मान के चलते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में कह दिया था कि मशीन की कीमत बढ़ेगी, और इसमें कह रहा है कि सेम रहेगी, तो आप सेम लेके चलेंगे, जिससे आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है 5% का मिल रहा है। तो 5% पर एनम है, यानी 0.05। अब आपको यहां पर निकालना है अमाउंट, तो आर इंटू में 1 प्लस आई की पावर n-1 डिवाइडेड बाय आई। तो आर दिया हुआ 1000, 1 प्लस 0.05 की पावर 10 -1 एंड डिवाइडेड बाय 0.05। इसका डेसिमल आप हटाकर ऊपर यहाँ 2 जीरो लगा दो, डिवाइडेड बाय 5। इधर आ जाएगा 1.05 की पावर 10 और इसकी वैल्यू है 1.629 -1। 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 2 10, उसके बाद लगा दो 4 जीरो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर हमें कोई लॉग वॉग की जरूरत नहीं पड़ी, कोई भी कैलकुलेशन ऐसी खास नहीं है, सीधा बस मल्टीप्लाई कर दो। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 5, 2 6 जा 12, डेसिमल हम 3 जीरो हटा देंगे तो 12,580 रुपीज़। तो इतने की मशीन ये होगी जो आपसे 10 साल तक आप जो पैसा इकट्ठा करोगे और इतने की मशीन आप खरीद पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास ईएमआई का। ईएमआई में जो क्वेश्चन है फ्लैट रेट का भी हो सकता है या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का भी हो सकता है। तो फ्लैट रेट का क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि मिस्टर एक्स ने लोन लिया 2 लाख रुपए का। तो ये तो हो गया आपके पास पी, जो लोन लिया जाता है जितना अमाउंट वो बन जाता है पी। 10% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है,
और टाइम जो है आपके पास वो 5 साल का है। ठीक है, टाइम 5 साल का है। तो फ्लैट रेट सिस्टम के अंदर हम पहले तो उसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि इंटरेस्ट आपको कितना पे करना है। अब फ्लैट रेट है तो इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको ये PRT/100 वाला फार्मूला यूज़ करना है। पी का मतलब हो गया 2 लाख, आर का मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट होता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो आपको 10% दिया हुआ है तो 10 रख दो। और टाइम 5 साल है, यहाँ पर टाइम जो होता है हमेशा वो ईयर्स में होता है, तो 5 का 5 ही रखना है आपको। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो ये कैंसिल, 5 2 जा 10, तो 1 2 3 4 जीरो और लगा दो, यानी 1 लाख का इंटरेस्ट हो गया। तो 2 लाख का उसने लोन लिया और 1 लाख का उसे इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल मिलाकर उसको कितना पैसा वापस पे करना है उसके हिसाब से हम बनाएंगे EMI। तो EMI का फार्मूला रह जाएगा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पर एन का मतलब है नंबर ऑफ मंथ्स, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। तो पी हमारे पास कितना था, 2 लाख, 1 लाख का इंटरेस्ट बना और नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे, 5 साल का टाइम है तो नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे उसके 60। तो ऐसे 5 × 12 करके आप लिख दो और यह आ जाएगा 3 लाख, 12 5 जा 60, इससे कैंसिल, 6 5 जा 30, तो 5,000 रुपये की आपको EMI देनी पड़ेगी। ठीक है, हर महीने 5,000 रुपये देने हैं ताकि आप ये जो अपना लोन है इसको पूरा का पूरा आप ख़त्म कर सको। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें कहता है कि मधु एक्सचेंज हर ओल्ड कार वैल्यूड एट ₹1,50,000। मधु ने अपनी जो ओल्ड कार है उसको एक्सचेंज किया विद ए न्यू वन प्राइस ₹6,50,000। तो मधु ने जो पुरानी कार दी उसको 1,50,000 की कीमत मिल गई उसे, और जो नई कार की कीमत थी वो थी 6,50,000। तो जो इफेक्टिव प्राइस है कार का वो कितना पड़ा, इफेक्टिव प्राइस ऑफ कार 6,50,000 की कार थी और उसमें से 1,50,000 की जो कार वो पुरानी कार चली गई, तो आपको कार खरीदने के लिए 5,00,000 रुपीज़ चाहिए। ये इफेक्टिव प्राइस हो गया। अब उसने क्या किया, मधु ने क्या किया, उसने X रुपये तो दे दिए डाउन पेमेंट के, ठीक है, डाउन पेमेंट मतलब स्टार्टिंग में कुछ कैश दे दिया, और बाकी का उसने बैलेंस करवा लिया 20 मंथली EMI में। ठीक है, तो नंबर ऑफ EMI कितनी है, अब यहाँ पर देखो 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रखा है, 20 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर n आपका 20 ही रहेगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी मंथली इंस्टॉलमेंट है, ये ऑलरेडी मंथ में करके आपको दिया हुआ है, और EMI की वैल्यू आपको ये दे दी है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर टू हर 9% पर एनम, आई दे दिया आपको 9% पर एनम। अब यहाँ पर कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो जो उसने डाउन पेमेंट दी थी आपको वो निकालना है। अब डाउन पेमेंट देने के निकालने के लिए आपको पहले ये निकाल लो कि आपने लोन कितना लिया था। कार का जो प्राइस था वो तो हो गया 5 लाख, 5 लाख में से जितना आपने डाउन पेमेंट कर दिया उसके अलावा जो बचा, जो आपने लोन करवाया है, उसकी आपको EMI पे करनी है। तो वो EMI आपकी बन रही है इतनी 21,000। तो अब यहाँ इसकी हेल्प से आप पहले पी की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पर देखो कि जो आपको पावर में दिया हुआ है ये दिया हुआ है माइनस में, तो पावर में जब माइनस दिया होगा तो इंटरेस्ट जो EMI का फार्मूला है कौन सा लगाना है आपको, P इंटू आई और 1 - 1 + I की पावर -n। तो EMI का ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। 2 3 फार्मूले मैंने बता रखे हैं तो ध्यान रखना है कि कौन सा फार्मूला आपको लगाना चाहिए। तो EMI यहाँ पर आपको दे रखी है 21,000, जो लोन अमाउंट है वो आपको निकालना है। आई आपको दे रखा है 9%, यानी अब यहाँ पर आई भी देखो 9% था पर एनम, लेकिन हमें तो निकालना है मंथली, तो यहाँ पर इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करके कितना बनेगा इसमें आपको चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ डेसिमल के बाद जो लिखा होता है यही बात है। तो यह आ जाएगा 0.0075 डिवाइडेड बाय 1 - 1 + 0.0075 की पावर -20। इसकी जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है कितनी, 0.8612। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा 10 - 2 8,
9 माइनस 1 8, 9 माइनस 6 9 माइनस 8। डेसिमल यहाँ भी 4 प्लेस के बाद है, यहाँ भी 4 प्लेस के बाद है, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। अब पी की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लाओ, इसको नीचे ले आओ। अब इसको आप कैंसिल करो जितना कैंसिल कर सकते हो। देखो 5 से काटते हैं 15 पे कटेगा, 5 से इसको काटते हैं तो 5 चौक 20, एक बचा आपके पास, 5 दूनी 10। अब इसे काटते हैं हम, 15 से काट देते हैं, सीधा 15 से कट जाना चाहिए। 15 दूनी 30, बचेगा आपके पास 12, 15 8 120। तो 1388 को आपको 280 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 1388 को 280 से 28 से कर लेते हैं खाली। 8 8 64, 64 और 6 70, 8 3 24 और 7 31, 8 और 3 11। 2 से करोगे तो आ जाएगा 4 6 7 और 1 8, 7 और 1 8, 2 और 1 3। तो 38,864, उसके आगे जीरो और लगानी है, तो लोन अमाउंट बनेगा आपका 3,88,640 रुपीज़। तो ये तो हो गया लोन अमाउंट। हमें निकालनी थी डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट निकालने के लिए क्या करना है, जो आपने लोन लिया था, जो कार की इफेक्टिव प्राइस थी उसमें से जो आपने लोन लिया है उसको माइनस कर दो। तो माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 0, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 और 4 माइनस 3। तो 1,11,360 रुपीज़ ये बनेगी इसकी डाउन पेमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक कपल विशेज टू परचेज ए हाउस फॉर ₹10 लाख विद ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹2 लाख। एक कपल है जिसने 10 लाख का एक घर खरीदना है, उसमें से उसने 2 लाख के डाउन पेमेंट दे दिया। इफ दे कैन अमोर्टाइज द बैलेंस एट 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली फॉर 25 ईयर्स, व्हाट इज देयर मंथली पेमेंट। तो उनकी जो मंथली पेमेंट है वो क्या होगी, एंड व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड, और टोटल इंटरेस्ट वो कितना पे करेंगे। अब यहां पर वैल्यू आपको ऐसे दी हुई है, तो यहां पर आपको फार्मूला जो यूज करना है वो तीसरा फार्मूला यूज करना है। ठीक है, आप जो पहले दो फार्मूले अक्सर यूज करते रहते हो, लेकिन इस वाले फार्मूले के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत कम करे होंगे, और पता लगा ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेशली ये डाला है। तो यहाँ पर जो आपके पास लोन अमाउंट होगा वो कितना होगा, 10 लाख का तो घर है, ठीक है 10 लाख का घर है, लेकिन 2 लाख रुपए हमने डाउन पेमेंट दे दिए, ये तो हमने जब भी कैश दे दिया, तो जो बाकी बचेगा 8 लाख रुपया उसका हमने लोन करवा लिया। अब इसमें जो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा वो है 9% पर एनम है, तो इसको आप मंथली निकालोगे तो वही 9/12 यानी 0.0075। अब नंबर ऑफ ईएमआई कितनी है हमारे पास, हमने कहा कि ये लोन हमें भाई 25 साल तक चलाना है, तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो, मंथली पेमेंट निकल जाएगी, वो टोटल मंथ निकल जाएंगे, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30। तो 300 ईएमआई हमें पे करनी है। अब यही दोनों वैल्यूज आपको देखो यहाँ पर दे रखी है। अब अगर ये वैल्यू दे रखी है तो ईएमआई का फार्मूला क्या बन जाता है, प्रिंसिपल डिवाइडेड बाय ए एन बाय आई। तो पी आपको कितना है, 8 लाख का आपको पे करना है, और आपके पास ये वैल्यू आ गई, एन कितना हो गया 300, आई कितना हो गया 0.0075। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे ही रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 119.1616। अब यहाँ से डेसिमल हटा के 1 2 3 4। अब ये जो बचेगा इसको आपको डिवाइड करना है। ईएमआई और सिंकिंग फंड, इन दोनों क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा इसको डिवाइड करने के लिए। हाँ ये कर सकते हो कि आपको डिवाइड, अगर ये क्वेश्चन आपके बीच में आ गया है तो इसको आप लास्ट में कर लो, इतना करके बेशक आप इसको लास्ट में कर लो। तो कितनी जीरो हैं देखो, 3 2 5 और 4 9 जीरो हैं, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डिवाइड करना है आपको इसके 1191616। तो ये बन रहा है आपके पास 6713.57, ये बन रही है इसकी ईएमआई। अब ईएमआई के बाद एक काम और हमें करना है यहाँ पर,
ईएमआई के बाद एक काम और करना है, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल इंटरेस्ट कितना लगा। तो टोटल इंटरेस्ट ये नॉर्मल जो क्वेश्चन है उनमें भी पूछ सकता है टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, जितनी ईएमआई आपने बनाई थी उसको ईएमआई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से जो आपने लोन लिया था वो आप माइनस कर दो। लोन लिया था कितना आपने, 8 लाख का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खाली अभी। अब ईएमआई कितनी बनी थी, 300। एक ईएमआई की वैल्यू ये है 6713.57, इसमें से जो लोन लिया आपने 8 लाख वो माइनस कर दो। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 जीरो हैं तो डेसिमल का काम तो ख़त्म। ठीक है, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 और 2 20, माइनस 8 लाख। और माइनस करो 1 7 0 4 1, 10 माइनस 8 2, यहाँ आ जाएगा 1, तो 1214071 ये आपके पास बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मिस्टर नरेश पटेल परचेज ए मोटरसाइकिल ऑफ ₹1,50,000 with ₹25,000 डाउन पेमेंट। He wishes to repay balance in equal monthly installment in 4 years. If bank charges interest this, calculate the EMI. तो यहाँ पर ये EMI का क्वेश्चन है, यहाँ पर पावर 48 है, तो यानी यहाँ पर फार्मूला आपको यूज़ करना है पहले वाला। तो मैंने आपको तीनों फार्मूले के क्वेश्चन बता दिए हैं। पहले वाला फार्मूला यहाँ लगेगा, दूसरे वाला भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें पावर माइनस होती है, और जो ए आपको ए एन बाई आई की वैल्यू दी होती है तो वो वाला भी मैंने आपको करा दिया है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आप उसको ईजिली कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखो कि आपको लोन अमाउंट कितना है, मोटरसाइकिल की जो कीमत है वो है 1,50,000 और 25,000 दे दिया डाउन पेमेंट। तो 1,50,000 में से 25 दे दिया तो 1,25,000 का आपको लोन करवा लिया। अब इसको पे करने के लिए हमने कहा भाई हमें 4 साल का टाइम चाहिए, तो 4 साल का मतलब हो गया कि हमने 48 EMI पे करनी है और इस पर इंटरेस्ट हमें देना है 9%। 9% वही पर एनम है, तो इसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 0.0075। अब आपने निकालना है EMI। तो अब इसमें जो फार्मूला पहले वाला लग जाएगा P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो लोन अमाउंट है 1,25,000, इंटरेस्ट 0.0075 इंटू 1 प्लस 0.0075 की पावर n मतलब कितना हो गया 48 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0075 की पावर 48 माइनस 1। तो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 125 और 75 को मल्टीप्लाई करना है, तो 125 और 75 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम फटाफट। 125 इंटू 75 तो 9375 बन रहा है। और डेसिमल में यहाँ देखो 4 डिजिट है तो 4 जीरो छोड़ देंगे, यहाँ तो 3 ही जीरो थी तो 1 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, और सॉरी 1 जीरो लगा नहीं देंगे, डेसिमल इधर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 9375.5। अब उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है इसने कितनी 1.4314 डिवाइडेड बाय 1434 माइनस 1। अब यहाँ पर 9375.5 इंटू में 1.4314 डिवाइडेड बाय इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 0.4314। इनके डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, फिर वो जितना इसको रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करना और फिर कैलकुलेट करना। यहाँ पर अगर आपको लॉग टेबल आपके जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है वो प्रोवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आप लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो, नहीं तो आप बेटर है कि आप इसको डायरेक्टली ही सॉल्व करो। थोड़ा टाइम टेकिंग होगा लेकिन आप निकाल लोगे सही। ठीक है, 937.5 इंटू 14314 डिवाइडेड बाय 4314 तो आएगा 3110.66 राउंड ऑफ करके
3110.66। तो इतनी ईएमआई आप पे करोगे 4 साल के लिए, और जो मोटरसाइकिल है वो आपकी अपनी हो जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न का। क्या कहता है कि एक पर्सन है, उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इन ए फंड फॉर 1 ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल के बाद ही उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी हो गई। तो उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है कितना है। अब यहाँ पर 1 साल का ही टाइम है, तो 1 साल उसने लगाया था इतना और मिल गया उसे इतना, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसे। प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से इसको आप माइनस कर दो, तो 16,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इसके हिसाब से जो रेट ऑफ रिटर्न है 16,000 का प्रॉफिट कितने पर, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पर, इन 2 में कर देंगे 100। तो 3 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल करो, यानी टोटल मिलाकर उसको 8% का रिटर्न यहाँ से मिल गया। A company declared a dividend of rupees 14%. Find the market value of rupees 50 share if the return on the investment was 10%. अब ये कह रहा है कि कंपनी ने डिक्लेयर जो डिविडेंड किया था वो था 14%। अब कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो हमेशा फेस वैल्यू पर करेगी। हमें निकालनी है मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज़ 50 शेयर, 50 रुपये का शेयर है, तो यानी 50 रुपये यहाँ पर क्या है, फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू 50 रुपये है और उस पर जो डिविडेंड आपको मिल रहा है, डिविडेंड कंपनी दे रही है इस पर 14% का, 14% निकाल दो इसका, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 7 रुपये का आपको डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, 50 रुपये के शेयर पर आपको 7 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है। अब इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट वाज 10%, जो आपने पैसा लगाया उस पर आपको जो रिटर्न है वो 10% काउंट हो रहा है। कंपनी तो दे रही है 14%, कंपनी तो दे रही है 14% डिविडेंड, लेकिन आपकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपको 10 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। तो आपने वो शेयर कितने में खरीदा, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी थी। तो हमने मान लिया कि लेट मार्केट वैल्यू बी रुपीज एक्स। तो इस एक्स रुपये पर जो आपका रिटर्न है वो है कितना, 10% है। और ये रिटर्न किसके बराबर है, जो कंपनी ने पैसा दिया। कंपनी कह रही है हम तो अपनी फेस वैल्यू पर आपको देंगे डिविडेंड, आपको कितना पड़ता है वो आपने कितना पैसा लगाया है वो उसके हिसाब से देखो। तो हमें 7 रुपये का फायदा तो हुआ, लेकिन हमने जो मार्केट वैल्यू थी इसकी बॉन्ड की वो थी एक्स रुपये, इसके हिसाब से हमें 10% का रिटर्न मिला जो कि बनता है 7 रुपीज़। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा x इक्वल्स टू 70, यानी जो मार्केट वैल्यू है वो आएगी ₹70। यानी 50 रुपीज़ का शेयर था, हमने खरीदा था 70 रुपीज़ में, महंगा शेयर खरीदा, इसलिए जो रिटर्न है वो हमारा कंपनी के मुकाबले कम आ रहा है। A startup company invested rupees 3 lakh in share for 5 years. The value of the investment was rupees this at the end of second year and rupees this at the end of third year, and the final value stood at rupees 4,50,000. Calculate the compound annual growth rate on the investment. अब जो CAGR होता है उसका काम ही ये होता है कि बीच में जो फ्लक्चुएशन हो रही है उसको खत्म करके स्मूथ करता है। तो हमें बीच का यहाँ पर कुछ देखना ही नहीं है, हमें देखना है कि हमने स्टार्टिंग में पैसा कितना लगाया, 3 लाख रुपए लगाए, हमें एंड में रिटर्न कितना मिला, फ्यूचर वैल्यू 4,50,000 हमें रिटर्न मिला। तो बीच में जो कहानी ये बोल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा CAGR के क्वेश्चंस में, और हमें टाइम जो लगा वो लगा इसमें 5 साल। तो CAGR आपको फाइंड करना है, तो CAGR का फार्मूला आप यूज करेंगे, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n - 1। तो फ्यूचर वैल्यू है 4,50,000, ये थी 3 लाख, रेज टू पावर 1/5 - 1। तो 4 जीरो ये कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 दिए 45, 3 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 1.5, इसकी पावर है 1/5 - 1, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.084, माइनस करेंगे 1 तो 0.084, ये रिटर्न बना। अब इसको इन टर्म ऑफ परसेंटेज लिखेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस वहाँ शिफ्ट कर दो, तो 8.4% का हमें यहाँ से रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है कि मिस्टर एक्स टुक ए लोन ऑफ ₹2,000 फॉर 6 मंथ, लेंडर डिडक्ट ₹200 एज इंटरेस्ट वाइल लेंडिंग।
अब ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार स्टूडेंट क्या ध्यान देते नहीं है, बाद में फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भैया, ये क्या हुआ। तो भैया इसको ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि आपने जो ये मिस्टर एक्स है, इन भाई साहब को कहा कि आप लोन लेने जाओ भैया ये फलाने बंदे के पास, ठीक है, 2,000 रुपये की ज़रूरत है, ले आओ यार। तो ये जो एक्स भाई साहब हैं, ये 2,000 रुपये लेने के लिए एक दूसरे बंदे पे चले गए, उसको नाम दे देते हैं वाई। अब वाई था जो बड़ा शाना, ठीक है, वाई जो बंदा था वो था बड़ा शाना, उसने क्या करा कि 2,000 रुपये दिए और साथ ही पॉकेट से वापस 200 रुपये निकाल दिए, भैया इंटरेस्ट दे दे। ठीक है, मतलब पैसे उसने यूज़ भी नहीं करे अभी, और उसको कहा कि भैया इंटरेस्ट दे दे दो। तो 200 रुपये ले लिए उससे इंटरेस्ट के। तो यहाँ पर 200 रुपये नहीं, हाँ 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये ले लिए इंटरेस्ट के। तो 2,000 रुपये जो वो लेने गया था वो एक्चुअल में 1,800 रुपये ही लेकर आया। तो जो एक्स भाई साहब थे वो 2,000 रुपये लेने गए वाई के पास, वाई ने 200 रुपये रख लिए और उसको 1,800 रुपये दे के वापस भेज दिया। तो यहाँ पर जो आपका अमाउंट होगा, जो आपका जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट काउंट करेंगे, वो 2,000 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट काउंट करेंगे आप करेंगे 1,800 के ऊपर, क्योंकि आप लेने गए 2,000 रुपये, 200 रुपये आपको इंटरेस्ट के मिल काट लिया उसने, तो इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट बना 200 रुपये का इंटरेस्ट, कितने पर, 1,800 पर। 2,000 नहीं करना यहाँ पर, नहीं करना, ध्यान रखो। जो पैसा आपने यूज ही नहीं करा उस पर इंटरेस्ट थोड़ा ना बनेगा ना। आप तो लेने गए 2,000, लेकिन समस्या ये हो गई कि आपको मिले 1,800 रुपये। तो 1,800 में 200 रुपये का इंटरेस्ट बन गया, यानी ये इंटरेस्ट आ गया आपका 1/9। और ये इंटरेस्ट किसके लिए बना, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, यानी ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे दिया, यानी ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट दे दिया। अगर इस इंटरेस्ट को मुझे साल भर का बनाना है तो इसको डबल कर दूंगा। अगर साल भर का बनाना है तो ये कितना हो जाएगा, 2/9, ठीक है, फॉर ए ईयर। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको यूज कर लेंगे, नहीं तो इसी से काम चलाएंगे। अब कह रहा फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस बाय लेंडर। अब लेंडर ने जो इंटरेस्ट चार्ज किया उसका इफेक्टिव रेट बताइए। तो इफेक्टिव रेट की क्या निकालते हैं हम, इफेक्टिव रेट निकालने का फार्मूला होता है 1 प्लस में R/100p रेज टू पावर p -1। अब ये चीज समझने के बाद दूसरी चीज यहां पर समझो, यहां पर ये क्या, ये R/100 का मतलब क्या होता है कि हम जो परसेंटेज में रेशो दी होती है और जो इंटरेस्ट दिया होता है उसको रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमें दिया भाई इसने 6%, ठीक है, 6%, तो परसेंटेज को हटा के हम क्या करते हैं, 6/100 ऐसे लिख देते हैं। तो यहां पर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना वो ऑलरेडी रेशो में है, यानी ये इसने ऑलरेडी आपको R/100 की फॉर्म में ही दे दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो P होता है ये किसके लिए होता है कि जितना आप यहां पर कंपाउंडिंग कर रहे हो, अगर साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो P का मतलब हो जाता है वैल्यू 2, ठीक है, यानी 6 महीने के लिए। अगर यहाँ पर 4 होता है तो यानी इंटरेस्ट लगता है हर 3 महीने बाद। तो यहाँ पर इसने ऑलरेडी आपको बताया कि 6 महीने का ही इंटरेस्ट है, ये पूरे साल का नहीं है, पूरे साल का तो वो बनेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को सीधा पुट कर दूं 1/9 को इस पूरे की जगह, तो ये इसी की वैल्यू है, तो ये बनेगा 1 + 1/9। और P कितना है, 2, क्योंकि 2 बार कंपाउंडिंग हो रही है, 6 महीने बाद इंटरेस्ट लग रहा है। अगर आप इस वैल्यू को पुट करते यहाँ पर 2/9 को, R की जगह मान लो मैं 2/9 कर दूं, और ये जो P है ये 2 हो गया, तो काट के तो वैल्यू तो फिर भी वही आनी है ना, काट के तो वैल्यू फिर भी वही आनी है। तो आप सीधी डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दो। और ये 100 का काम क्या है वो मैंने पहले आपको बता दिया कि परसेंटेज में जब दिया होता है तो वो 6/100 हो जाता है, यानी रेशो में वैल्यू आती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी रेशो में दिया हुआ है, तो यानी ये R/100 की ही वैल्यू है एक तरह से। और जब कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है तो इसका मतलब ये R/100 पीस पूरे की ही वैल्यू है। अब आपने इसको सॉल्व कर देना है। 9 + 1 10 हो गया, 10/9 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर हो गया 100/81 -1। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ माइनस करोगे तो आ जाएगा 19/81, ठीक है, 19/81। और 19 को अगर आप 81 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0.2346, और इसको परसेंटेज में करेंगे तो आ जाएगा 23.46%। ठीक है, 19/18 को चेक भी कर लेते हैं, 19 डिवाइडेड बाय 81, सॉरी 81, तो 0.2345
तो उसको राउंड ऑफ करके लिख दिया गया 0.2346 और परसेंटेज में करने के लिए 23.46। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहता है कि फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड, एक बार सेमी एनुअली, एक बार क्वार्टरली, एक बार कंटिन्यूसली। तो तीनों क्वेश्चन हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। जब हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा पी की वैल्यू 2। ठीक है, आर जो आपको दे रखा है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रखा है आपको 6%। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे इसका, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 और कंपाउंडिंग 2 बार हो रही है तो ये 2 माइनस 1। इसका जो सेमी एनुअली है इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई हुई है एमसीक्यूज वाले वीडियो में। अगर एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्टली आप कैसे आंसर निकाल सकते हो, तो शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो एमसीक्यू वाली वीडियो देख लेना। अगर एमसीक्यू में आया तो आप फटाफट कर देंगे इसको, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा 0.03, इसका करेंगे स्क्वायर, तो 1.03 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 1.03 इंटू 1.03, तो ये बन रहा है आपके पास 1.0609 माइनस 1, तो 0.0609 यानी बनेगा 6.09%। तो ये तो आ गया आपके पास पार्ट 1। पार्ट 2 में है क्वार्टरली। तो क्वार्टरली का मतलब है पी की वैल्यू है 4, आर तो वही रहेगा, पी की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट निकालेंगे, तो 1 प्लस आर कितना 6 अपॉन 100, यहाँ पर आ जाएगा 4, इसकी पावर है 4। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे आप, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ये 3/200 आएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 0.015, इसकी पावर है 4, 1.015 की पावर 4 माइनस 1। तो 1.015 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 1.015 इंटू, इसकी तो वैल्यू दे रखी होगी, नहीं दे रखी, नहीं दे रखी है तो करना पड़ेगा। तो 1.015 की पावर, ये तो ही हमारे पास अभी 3, एक बार और करना है। तो यार 1.0613, 1.0613 माइनस 1, माइनस करेंगे तो 0.0613 यानी आ जाएगा 6.13%। अगर कंटिन्यूसली दिया हुआ होता है तो इसमें जो फार्मूला है इफेक्टिव रेट का, ये हो जाता है e की पावर r माइनस 1। तो r मतलब 6% है तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.06, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1.0618 माइनस 1, आंसर आ जाएगा, इसको परसेंटेज में लिख के 6.18%। तो ये आपके तीनों इफेक्टिव रेट निकल जाएंगे, 6.13 और 6.18। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि सपोज ए पर्सन इन्वेस्टेड 15,000 इन ए म्यूचुअल फंड एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन वाज ₹25,000। 5,000 रुपये की 15,000 के म्यूचुअल फंड खरीदे और रिडीम के टाइम पर वो म्यूचुअल फंड की वैल्यू 25,000 होगी। उसकी जो CAGR है वो आपको दे रखी है 8.88%। तो आपको बताना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही हैज़ इन्वेस्टेड द अमाउंट। तो कितने साल के लिए उसने वो इन्वेस्ट किया था, ये वैल्यूज़ आपको बतानी है। तो यानी इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपको दे रखी है 15,000 और फ्यूचर वैल्यू दे दी आपको 25,000। CAGR इसमें दिया हुआ है आपको 8.88%। ठीक है, अब आपको n निकालना है। तो CAGR का जो फार्मूला है अगर हम उसको लगाएं, CAGR दिया हुआ है 8.88%, फ्यूचर वैल्यू है 25,000, प्रेजेंट वैल्यू है 15,000, रेज टू पावर 1/n माइनस 1। इसका परसेंटेज हटा देंगे तो हो जाएगा 8.88 डिवाइडेड बाय 100। ये जो -1 है इसको इधर ले आओ,
तो ये बन जाएगा +1, यहाँ से कैंसिल हो गए, 5×5 = 25, 5×3 = 15। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.08, डेसिमल 2 प्लेस इधर आ गया। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.66। जैसे आपको यहाँ पर लॉग वैल्यूज दे रखी है तो आपको उसी हिसाब से उतना छोड़ देना है। उसको राउंड ऑफ कर रखा हो तो राउंड ऑफ कर देना, नहीं तो इतना ही रहने देना। इसको ऐड करेंगे तो 1.0888। अब इस n की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर n दिक्कत है, यहाँ पर n है पावर में, तो इसको भाई साहब को हमें 1/n को लाना पड़ेगा नीचे। ठीक है, अभी ये जरा फूल के ऊपर हुए जा रहे हैं, इनको लाना पड़ेगा नीचे। अब इनको नीचे लाने का तरीका क्या है हमारे पास, लॉग लगा दो। तो लॉग का डर ऐसा होता है कि जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है, तो हमने लॉग लगा दिया। और लॉग लगाएंगे तो दोनों तरफ लगाएंगे, ऐसा नहीं कि एक तरफ लगा दिया। अब लॉग लगाने से क्या होगा, ये जो 1/n है ये नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा log 1.666। n की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ। अब इन दोनों की वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखी है। यह 0.0, 0.2216, इसकी दे रखी है 0.0369। डेसिमल दोनों का कैंसिल हो जाएगा। 369 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन रहा है आपके पास 6.01 के आसपास ये बनेगा मेरे ख्याल। चेक कर लेते हैं इसको एक बार। टू टू वन सिक्स को 2216 डिवाइडेड बाय 369, तो 6.0054 मतलब 6.01 राउंड ऑफ करके कर दो, और इसको भी राउंड ऑफ कर दो कि 6 ईयर्स का टाइम लगेगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास डेप्रीशिएशन का। यहाँ पर कहता है कि अभय बॉट ए मोबाइल फ़ोन फॉर ₹30,000। एक मोबाइल फ़ोन खरीदा अभय ने 30,000 का। द मोबाइल फ़ोन इज एस्टिमेटेड टू हैव ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹3,000 आफ्टर ए स्पैन ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो उससे मिली 3,000 रुपये। तो यूजिंग द लीनियर डेप्रिशिएशन मेथड फाइंड द बुक वैल्यू ऑफ द मोबाइल फ़ोन एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद उस फ़ोन की कीमत कितनी थी। तो यहाँ पर जो सी है वो दे रखा है आपको 30,000 और स्क्रैप वैल्यू है इसकी 3,000। टाइम कितना लगा, 3 साल का। तो पहले आप निकालोगे एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हुआ। फार्मूला हो गया C - S अपॉन में N। तो 30,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 27,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी टोटल मिलाकर बना ये 9,000। यानी हर साल 9,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो 2 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी थी। तो जो बुक वैल्यू थी उसमें हमारे पास थी वैल्यू कितनी, फ़ोन की वैल्यू थी 30,000, और 1 साल के अंदर हमने 9,000 रुपये का डेप्रिसिएशन किया उसमें, और 2 साल तक डेप्रिसिएशन कितना हो गया 18,000 का। तो 30,000 में से 18,000 कर दो आप माइनस, तो मोबाइल फ़ोन की कीमत बच गई 12,000। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें कहता है कि एक मशीन कॉस्टिंग ₹30,000 इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स एंड ए फाइनल स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹4,000। फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एंड प्रिपेयर द डेप्रिसिएशन शेड्यूल। तो अब यहाँ पर आपके पास जो सी है वो दे रखा है 30,000, स्क्रैप वैल्यू 4,000 है, और टाइम है यहाँ पर 4 साल का। ठीक है, तो अब आपको पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेना है। वही फार्मूला रहेगा 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 4। इसमें से इसको माइनस करोगे 26,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 24, 4 पंजे 20, तो 6,500 रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें ये आगे ये भी कहता है कि प्रिपेयर द डेप्रिसिएशन शेड्यूल। तो ये शेड्यूल कैसे बनाना होता है,
तो इसके लिए आपको चाहिएंगी लाइंस। टेबल बना लेते हैं एक। तो इसमें आप कुछ कॉलम्स रखेंगे। एक कॉलम हमारे पास ये बना, इसमें इसमें लिख देंगे ईयर। ठीक है, इसमें लिखेंगे बुक वैल्यू इन द बिगनिंग, इसमें लिख लेंगे डेप्रिसिएशन, और फाइनल जो टेबल आएगी उसमें बुक वैल्यू लिखेंगे एट द एंड। ठीक है, तो एक, दो, तीन, और चौथा आ जाएगा आपका इधर। ठीक है, तो क्या क्या लिखना है यहाँ पर? लिखना ईयर, कितने ईयर हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर लिखना बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग, यहाँ पर लिखना डेप्रिसिएशन, यहाँ पर बुक वैल्यू एट द एंड। तो जो डेप्रिसिएशन होता है यहाँ पर 6500 का, क्योंकि एनुअल डेप्रिसिएशन है, सेम ही रहता है, लीनियर मेथड है, तो डेप्रिसिएशन में तो लिख देना 6500। यहाँ पर तो ये सेम ही रहना है। अब जब अपने मोबाइल फ़ोन क्या था, मशीन थी, मशीन जब आपने खरीदी तो 30,000 की मशीन थी, तो 30,000 में से 6,500 रुपये कम हो गए, तो कितने की मशीन रहेगी लास्ट में? 1 साल बाद उसकी जो कीमत रहेगी वो रहेगी 23,500 रुपये। फिर 23,500 में से आपने फिर से 6,500 कम कर दिए, तो ये बच गया आपके पास 17,000। 2 साल बाद के बाद मशीन हमारी रहेगी 17,000 की। फिर 17,000 में से फिर 17,000 इन द बिगिनिंग में वैल्यू हो गई, फिर ये माइनस कर दिया आपने, तो ये बन गया आपके पास 10,500 रुपीज़। अब 10,500 चौथे साल के स्टार्टिंग में थी, फिर 6,500 आपने माइनस कर दिए, तो ये रह गया आपके पास 4,000। अब ये ध्यान रखना है आपको कि जो आपकी यहाँ पर वैल्यू आई है लास्ट में, वो आपकी स्क्रैप वैल्यू से मैच करनी चाहिए। अगर ये मैच कर रहा है तो आपका जो शेड्यूल है ये ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से डेप्रिसिएशन शेड्यूल आप बना सकते हो। और साथ ही एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, एक फार्मूला था जिसमें डेप्रिसिएशन परसेंटेज निकालना है, उसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन चल रही थी, किसी बुक में कोई फार्मूला दिया हुआ है, किसी बुक में कोई फार्मूला दिया हुआ है। तो डेप्रिसिएशन परसेंटेज का फार्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसमें था हमारे पास कि ऊपर डेप्रिसिएशन करो, नीचे C-S इंटू में 100। तो अगर बुक आप देखोगे ML भार्गव या RD शर्मा, तो उसमें आपको यही फार्मूला दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बाकी बुक्स देखेंगे और CBSE हैंडबुक देखेंगे, गूगल पे भी आप सर्च करेंगे, तो फार्मूला हमारा जो डेप्रिसिएशन शेड्यूल का बन रहा है वो बन रहा है D/S। ठीक है, ये वाला फार्मूला है, यानी और D/S नहीं, सॉरी, D/C। तो D/C, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो यहाँ पर रखी है, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस रखा है, यहाँ पर आपको सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट रखी है। तो अब CBSE हैंडबुक को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि CBSE हैंडबुक में फार्मूला तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसकी जो एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसमें जो डेप्रिसिएशन परसेंटेज है वो इसी फार्मूले से निकाली हुई है। ठीक है, लेकिन अगर आप ML भार्गव या RD शर्मा देखते हो तो ये वाला फार्मूला है और बाकियों में ये फार्मूला है। तो मेरे ख्याल से हमें CBSE हैंडबुक को ही फॉलो करना चाहिए, तो यही वाला फार्मूला हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आगे जो बुक्स आपको देखिए, जैसे ये फाउंडेशन की बुक्स है, उसमें भी डेप्रिसिएशन परसेंटेज है, गूगल पे हम सर्च करेंगे तो ये फार्मूला हमें दिया हुआ है। अगर MCQ में दिया हुआ है तो आप दोनों फार्मूले से निकाल के देख लेना। ठीक है, कोई ज़्यादा लेंदी फार्मूला है नहीं, जो आपको वैल्यू दे रखी हो MCQ में वो आपको पुट कर देनी है। अगर दोनों ही वैल्यू दे रखी होंगी तो फिर मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप ये वाला फार्मूला उसमें इस्तेमाल कर लो, क्योंकि हमने जो बाकी वीडियोस थी पीछे उसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ था, क्योंकि ML भार्गव या RD में यही आपको फार्मूला दिया हुआ था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको करेक्ट किया है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस वाले फार्मूले से इसको करना,
तो मेरे ख्याल ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी आपके अपनी वो है कि आप कौन सा फार्मूला, मैं तो उम्मीद ये करूँगा कि ये वाला फार्मूला आए, इसका क्वेश्चन ही ना आए, क्योंकि अब अलग अलग बुक्स को फॉलो करते हैं। जो बच्चे एम एल भार्गव का फॉलो कर रहे हैं तो वो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जो बच्चे एम एल अग्रवाल कर रहे हैं उसमें तो खैर फार्मूला दिया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे सीबीएसई हैंडबुक फॉलो कर रहे हैं या गूगल से फार्मूला उन्होंने देखा हुआ है तो वो ये वाला लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है अभी कि इसका जो आंसर है वो एग्जैक्ट सही क्या होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आए ना, और बाकी क्वेश्चंस हैं आप उनके अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से नंबर लेकर आओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारी जो विशेष है वो आप सबके साथ हैं। तो गॉड क्लासेस की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।